हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करेंगे क्लास 12th की बेस्ट अर्थशास्त्र का जो फर्स्ट लेसन है, जिसमें बेस्ट अर्थशास्त्र का परिचय दिया गया है। आज हम लोग इस फर्स्ट लेसन के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वो बहुविकल्पी क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग कवर करेंगे। इसमें मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन को लिया है। यह इसका पार्ट 1 है। यह पार्ट 1 है, इसमें 25 क्वेश्चन है और जो रेस्ट क्वेश्चंस बचे हुए हैं लेसन से रिलेटेड, उसे मैं पार्ट 2 और पार्ट 3 में इसको अपलोड कर दूंगा। यदि आप सभी वीडियोस को देख लेते हैं तो आपका कोई भी प्रश्न इस लेसन से नहीं छूटेगा। मैंने जहां व्याख्या की ज़रूरत है वहां पर व्याख्या भी अच्छी तरीके से किया है। और ये जो है, ये वीडियो कॉमर्स और आर्ट्स दोनों के लिए उपयोगी है, बल्कि उन छात्रों के लिए भी उपयोगी है जो टीजीटी और पीजीटी में अपीयर हो रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, बहुविकल्पी प्रश्न का ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है और इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। इन 4 विकल्पों से एक विकल्प सही है। तो आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। किसमें पूछ रहा है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन थे। ये बहुत ही अर्थशास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आशा करता हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर आपको आता होगा। तो फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र के जनक किसको कहा जाता है? जेविस को कहा जाता है कि एडम स्मिथ को कहा जाता है कि माल्थस को कहा जाता है कि रिकार्डो कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है, क्योंकि एडम स्मिथ महोदय ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आर्थिक विचारों को क्रमबद्धता प्रदान की। ऐसा नहीं था कि एडम स्मिथ के पहले जो है आर्थिक विचार नहीं थे, तब भी अर्थशास्त्र था, लेकिन एक क्रमबद्ध रूप में उनको क्रमबद्ध करने का, व्यवस्थित करने का काम एडम स्मिथ ने किया। इसलिए इन्हें जो है अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। देखिए यहाँ पर प्रश्न है नेक्स्ट, एक वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता को क्या कहते हैं? एक वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता को क्या कहते हैं? मतलब एक वस्तु में जो है एक क्या अधिकांश वस्तु में या प्रत्येक वस्तु में जो है मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता होती है। उस क्षमता को क्या कहते हैं? उसको उपयोगिता कहते हैं, उपभोग कहते हैं, उत्पादन कहते हैं कि कीमत कहते हैं? फ्रेंड्स, तो इसका आंसर है उपयोगिता। एक वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता को उपयोगिता कहते हैं। फ्रेंड्स, इसका आंसर है उपयोगिता। क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कह रहा है कि किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे एक उपभोक्ता दी हुई कीमत पर क्रय करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? खरीदने की इच्छा, वस्तु की मात्रा, वस्तु की पूर्ति और वस्तु की मांग। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर डी होगा। किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे एक उपभोक्ता एक दी हुई कीमत पर क्रय करता है उसे वस्तु की मांग कहते हैं। तो इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक वक्र जिस पर सभी बिंदु या संयोग उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं? अंधिमान वक्र बोलते हैं, कीमत रेखा बोलते हैं, मांग वक्र कहते हैं या उत्पादन रेखा कहते हैं? तो फ्रेंड्स, देखिए, जैसे आपने पढ़ा होगा, ये जो है इस पर इसका प्रत्येक बिंदु इसके प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है, उसे जो है अंधिमान वक्र बोलते हैं। अंधिमान वक्र के प्रत्येक बिंदु पर अगर हम इसको नाम दे दे, ए नाम दे दे, बी नाम दे दे, सी दे, डी दे और ई दे, तो इस प्रत्येक ए, बी, सी, डी और ई पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है और इस वक्र को अंधिमान वक्र बोलते हैं। तो इसका उत्तर होगा अंधिमान वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। पूछ रहा है कि सामान्यतः एक अंधिमान तटस्थता वक्र कैसा होता है? बाएं से दाएं ऊपर को उड़ता हुआ, वाई अक्ष के समांतर होता है,
मूल बिंदु के प्रति उत्तल होता है या मूल बिंदु के प्रति अवतल होता है? तो फ्रेंड्स, समांतर जो है एक अंधिमान वक्र या तटस्था वक्र जो है इस तरह का होता है। ये इस तरह का होता है। तो यह जो है मूल बिंदु के प्रति, यह मूल बिंदु के प्रति उत्तल होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? मूल बिंदु के प्रति उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाजार उस समय संतुलन की अवस्था में होता है जब वस्तु की मांग। एक बाजार उस समय संतुलन की अवस्था में होता है जब वस्तु की मांग जो है वस्तु की आपूर्ति से कम होती है, वस्तु की आपूर्ति से अधिक होती है, वस्तु की आपूर्ति के बराबर होती है और वस्तु की आपूर्ति से असंबद्ध होती है। तो कौन सा विकल्प सही है? फ्रेंड्स, उसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी। एक बाजार उस समय संतुलन की अवस्था में होता है जब वस्तु की मांग वस्तु की आपूर्ति के बराबर होती है। देखिए, एक बाजार जो है उस समय संतुलन में होता है, देखिए, जब जो है वस्तु की मांग बराबर हो वस्तु की पूर्ति की। इसमें जो है इस ई बिंदु पर, देखिए इसमें जो है, देखिए यहाँ पर फिगर में दिया गया है, ये डिमांड कर्व है और ये सप्लाई कर्व है। तो एक बाजार उस समय संतुलन में होता है जब जो है वस्तु की मांग वस्तु की आपूर्ति के बराबर होती है। अब यहाँ पर देखिए, डिमांड और सप्लाई दोनों जो है एक दूसरे को ये काट रहे हैं। तो यहाँ पर डिमांड और सप्लाई बराबर है तो बाजार का संतुलन यहीं पे स्थापित होगा। यहाँ पर मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि विलासिता की वस्तुओं की मांग की कीमत लोच होती है। विलासिता की वस्तुओं की मांग की कीमत लोच कैसी होती है? इकाई से कम होती है, अनंत होती है, इकाई से अधिक होती है या शून्य होती है? तो फ्रेंड्स, विलासिता की वस्तुओं की मांग जो है वह इकाई से अधिक होती है। इसका ऑप्शन सी सही होगा। फ्रेंड्स, विलासिता की वस्तुओं की मांग की कीमत लोच जो है इकाई से अधिक होती है। और मांग की लोच के इकाई से अधिक होने का क्या मतलब है? मांग की लोच के इकाई से अधिक होने का मतलब ये है कि कीमत में जितना परिवर्तन होता है उसके अनुपात में वस्तु की मांगी गई मात्रा में ज़्यादा परिवर्तन होता है, तो उसे इकाई से अधिक मांग की लोच कहते हैं। और अनिवार्य वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है? तो अनिवार्य वस्तुओं की मांग की लोच बेलोच होती है। जैसे कि नमक की कीमत कितनों घट या बढ़ जाए, अगर नमक की कीमत जो है कम हो जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम महीने में 1 पैकेट या 2 पैकेट के स्थान पर 4 पैकेट या 5 पैकेट उपभोग करने लेंगे। हम नमक का उतना ही उपभोग करेंगे। या बढ़ भी जाती है तो उसकी मांग पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें जो है नमक का उपभोग हर कीमत पे करना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाई जाती है, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था पाई जाती है? समाजवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था पाई जाती है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था पाई जाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। देखिए, जब देश आज़ाद हुआ तो देश के सामने समस्या थी कि हम जो है कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाएं, समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाएं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाएं। दोनों अर्थव्यवस्थाओं के अपने गुण और दोष थे। यदि एक तरफ गुण था तो उसके अपने दोष भी थे। इसलिए जो है यह उपाय किया गया कि हम ऐसी अर्थव्यवस्था अपनाएं जिसमें जो है जो दोनों अर्थव्यवस्थाओं के गुण हैं वो सम्मिलित हों और दोनों अर्थव्यवस्थाओं के दोष जो है उनको दूर किया जा सके। तो विशेषज्ञों के द्वारा या विद्वानों के द्वारा जो है यह निर्णय लिया गया कि देश की अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी और मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सह अस्तित्व होता है, अर्थात उसके गुण दोनों के सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन संभावना वक्र एक्स अक्ष की ओर नतोदर होता है, एक्स अक्ष की ओर उन्नतोदर होता है, एक्स अक्ष के समांतर होता है या एक्स अक्ष के लंबवत होता है? फ्रेंड्स, उत्पादन संभावना वक्र कैसा होता है?
तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा जो उत्पादन संभावना वक्र है, देखिए ये उत्पादन संभावना वक्र जो है ये इस तरह होता है और इसको क्या बोलते हैं, यह एक्स अक्ष की तरह जो है यहाँ पर ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो यह जो है कैसा होता है, यह एक्स अक्ष की ओर नतोदर होता है। एक्स अक्ष की ओर कैसा होता है, नतोदर होता है। तो इसका आंसर क्या सही होगा, इसका आंसर जो है यह ए सही होगा। इसका आंसर होगा उत्पादन संभावना वक्र जो है एक्स अक्ष की तरह एक्स अक्ष की ओर नतोदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या होती है। ऑप्शन ए है कि क्या उत्पादन हो, ऑप्शन बी है कैसे उत्पादन हो और ऑप्शन सी है उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो। तो फ्रेंड्स अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या होती है स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा डी, ये सभी। क्योंकि एक अर्थव्यवस्था की ये सभी केंद्रीय समस्या होती है। अर्थव्यवस्था के सामने होता है कि हम क्या उत्पादन करें, हम उत्पादन कैसा हो, उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो, उत्पादन की तकनीकी कैसी हो, श्रम प्रधान हो कि पूंजी प्रधान हो, उत्पादन किसके लिए किया जाए। ये सारे प्रश्न हैं, ये सारी समस्याएं हैं जो एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्तंभ पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है। कह रहा है कि निम्न में से किस स्तंभ पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है। पहला है असीमित आवश्यकताएं, बी है सीमित साधन, सी है ए और बी दोनों अर्थात असीमित आवश्यकताएं और सीमित साधन दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए स्टूडेंट्स इसमें कौन सा क्वेश्चन सही है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो होगा इसका आंसर सी होगा। इसका आंसर जो है ये सी होगा। देखिए ए और बी दोनों पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा जो है असीमित आवश्यकताओं और सीमित साधनों पर खड़ा है। देखिए जितनी भी अर्थशास्त्र का अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है हमें इन्हीं दोनों कारणों की वजह से पड़ती है, क्योंकि हमारे पास साधन सीमित हैं और हमारी आवश्यकताएं जो है वह असीमित है, और हमें इन्हीं सीमित साधनों की मदद से जो है अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है। इसीलिए जो है चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है कि हम सबसे पहले हमें चुनाव करना पड़ता है कि हमारे पास जो साधन है उसके द्वारा जो है सबसे पहले हम अपनी किन समस्याओं का समाधान करें, और यही जो है अर्थशास्त्र के अध्ययन को जन्म देता है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। पहला है व्यक्तिगत इकाई का, राष्ट्रीय आय का, आर्थिक समग्र का, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, और इसमें जो है इसमें व्यक्तिगत इकाइयों, व्यक्तिगत फर्मों, इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। फ्रेंड्स इसका आंसर जो है ए सही है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का, व्यक्तिगत फर्मों का अध्ययन किया जाता है, और समष्टि अर्थशास्त्र में पूरी अर्थव्यवस्था का समग्र रूप में अध्ययन किया जाता है, जैसे कि राष्ट्रीय आय है, समग्र मांग है, समग्र निवेश है। ये सारी चीज़ें जो है समष्टि अर्थशास्त्र में इनका अध्ययन किया जाता है, और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। और ये दोनों जो है व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि जब तक व्यष्टि के दृष्टिकोण से अध्ययन करने पर और समष्टि के दृष्टिकोण से अध्ययन करने पर कभी कभी जो है वह परिणाम में अंतर आ जाता है। इसलिए दोनों का अध्ययन जरूरी है। जैसे कि बचत करना एक व्यक्ति के लिए जरूरी है, लेकिन बचत करना जो है किसी एक व्यक्ति के लिए, मान लीजिए राम के लिए या श्याम के लिए जरूरी है, लेकिन
और ये व्यक्तिगत स्तर पर व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही सही है। लेकिन जो है यदि पूरी राष्ट्र में सभी लोग बचत करने लगे तो क्या होगा? यदि सभी लोग बचत करने लगेंगे तो कोई निवेश नहीं होगा, जबकि वे निवेश नहीं होगा तो कोई उत्पादन नहीं होगा, कोई रोजगार नहीं होगा, इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स हो जाएगी। इसलिए जो है ये दोनों विधियां जो हैं एक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही उपयोगी हैं और पूरक का काम करती हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि व्यष्टि दृष्टिकोण से और समष्टि दृष्टिकोण से परिणाम में अंतर आने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होता है, ये इसके प्रीवियस क्वेश्चन से ही संबंधित है। यदि आपने इसको ध्यान से सुना होगा तो इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या सम्मिलित होता है? व्यक्तिगत इकाई, दूसरा है छोटे छोटे चर, और तीसरा है व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, और डी है ये सभी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अब आप जान गए होंगे कि क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र में ये सभी सम्मिलित होते हैं। ये आंसर इसका डी है। इसमें जो है व्यक्तिगत इकाई भी सम्मिलित होती है, छोटे छोटे चर सम्मिलित होते हैं और व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण सम्मिलित होता है। जबकि जिसमें समग्र हो उसमें जो है जब समग्र का निर्धारण करना हो तो उसका मतलब वो समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को दो शाखाओं व्यष्टि तथा समष्टि में किसने विभाजित किया? इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को दो शाखाओं व्यष्टि तथा समष्टि में किसने विभाजित किया, या ऐसे भी कह सकते हैं कि व्यष्टि तथा समष्टि नामक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इस शब्द का प्रयोग मार्शल ने किया था, रैगनर फिश ने किया था, किन्स ने किया था कि रॉबिन्स ने किया था? किसने जो है अर्थशास्त्र को दो शाखाओं में बांटा, व्यष्टि तथा समष्टि में? तो स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर सी होगा। रैगनर फिश वह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अर्थशास्त्र को दो शाखाओं व्यष्टि तथा समष्टि में बांटा, अर्थात माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसको डिवाइड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक क्रियाओं पर किसका नियंत्रण होता है? उद्योगपतियों का होता है, निजी फर्मों का होता है, सरकार का होता है, या उपभोक्ताओं का? फ्रेंड्स, जो केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्थाएं होती हैं उनमें आर्थिक क्रियाओं पर किसका नियंत्रण होता है? तो फ्रेंड्स, इसमें जो है केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्थाओं में, जैसा इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसमें जो है इस पर सरकार का नियंत्रण होता है। जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं उस पर सरकार का नियंत्रण होता है, और यह जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था में घटित होता है, क्योंकि यह जो है ठीक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विपरीत है। क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है वह जो आर्थिक क्रिया होती हैं उस पर नियंत्रण जो है निजी व्यक्तियों को होता है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में इसके ठीक विपरीत होता है। जो नियोजित अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक क्रियाओं पर नियंत्रण होता है वो गवर्नमेंट का होता है, सरकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि सरकार निर्णय निर्माण प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करती। इसमें कह रहा है कि सरकार जो है निर्णय निर्माण प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करती। किस अर्थव्यवस्था में? बाजार अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में, और उपयुक्त सभी में। तो फ्रेंड्स, सरकार जो है निर्णय निर्माण प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करती, वह बाजार अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करती, क्योंकि बाजार अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक क्रियाएं हैं वह जो है वह पूरी तरह से निजी हाथों में होता है और सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था इसके एकदम विपरीत होती है, उसमें संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं पर नियंत्रण किसका होता है? उस सरकार का होता है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में सामाजिक लाभ को दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उत्पादन कार्य किया जाता है या आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती हैं, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी लाभ को ध्यान में रखकर आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है व्यष्टि स्तर पर, समष्टि स्तर पर, व्यष्टि के साथ साथ समष्टि स्तर पर, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किस में किया जाता है? व्यष्टि स्तर पर किया जाता है, समष्टि पर किया जाता है, व्यष्टि के साथ साथ समष्टि स्तर पर, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसमें जो है बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है समष्टि स्तर पर। किस पर किया जाता है? ये समष्टि स्तर पर किया जाता है।
क्योंकि बेरोजगारी जो है वह एक अर्थव्यवस्था के समग्र से संबंधित है, पूरी अर्थव्यवस्था से संबंधित है। इसलिए इसका अध्ययन राष्ट्रीय आय हुआ, बेरोजगारी हुई, समग्र निवेश हुआ, इन सभी का अध्ययन जो है वह समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है या समष्टि स्तर पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि वह कथन जो कोई सुझाव नहीं देता उसे कहा जाता है। वह कथन जो कोई सुझाव नहीं देता उसे क्या कहा जाता है? उसे वास्तविक कथन कहा जाता है, आदर्शात्मक कथन कहा जाता है, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। फिर से देखिए प्रश्न को, वह कथन जो कोई सुझाव नहीं देता है उसे कहा जाता है वास्तविक कथन कहा जाता है, आदर्शात्मक कथन कहा जाता है, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो होगा, वह कथन जो कोई सुझाव नहीं देता उसे वास्तविक कथन कहते हैं, क्योंकि जो वास्तविक कथन होता है वो ये बताता है कि कोई वस्तु क्या है, बस वो क्या है का उत्तर देता है। कोई वस्तु क्या है केवल जो है वह उसका उत्तर देता है, वो कोई सुझाव नहीं देता क्या होना चाहिए से इसका कोई संबंध नहीं है वास्तविक कथन का। देखिए जो वास्तविक कथन होता है या वास्तविक अर्थशास्त्र होता है वो केवल क्या है का उत्तर देता है, और जो आदर्शात्मक अर्थशास्त्र या आदर्शात्मक कथन होता है वह जवाब देता है या वह क्या होना चाहिए का उत्तर देता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि आर्थिक समस्या के उत्पन्न होने का कारण है कि आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है। उसका कारण दिया है कि संसाधन दुर्लभ है, मानवीय आवश्यकताएं असीमित हैं, सी है कि संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, और डी है उपयुक्त सभी। तो सोचकर इसका उत्तर दीजिए कि आर्थिक समस्या के उत्पन्न होने का कारण क्या है। तो फ्रेंड्स आर्थिक समस्या के उत्पन्न होने का कारण जो है उपरोक्त सभी है। इसमें संसाधन दुर्लभ है ये भी है, मानवीय आवश्यकताएं सीमित होती हैं ये भी है, और संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। कैसे होते हैं मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए आर्थिक समस्या क्यों होती है, क्यों उत्पन्न होती है? इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि हमारे पास साधन सीमित होते हैं, हमारे पास साधन सीमित होते हैं, और हमारी आवश्यकताएं क्या होती हैं? अनंत होती हैं। आप स्वयं महसूस कर सकते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन से कि आप जब भी एक आवश्यकताओं को पूरी करते हैं तो दूसरी आवश्यकताएं तुरंत उत्पन्न हो जाती हैं। आपके पास साइकिल नहीं है तो सोचते हैं साइकिल हो जाए, साइकिल होती है तो सोचते हैं कि 2 पहिया हो जाए, 2 पहिया होता है तो 4 पहिया हो जाए, एक बड़ा मकान हो जाए, खेत हो जाए, 1 बीघा खेत है सोचते हैं 2 बीघा हो जाए, 4। तो आपकी आवश्यकताएं कभी संतुष्ट नहीं होती हैं, लेकिन उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आपके पास साधन सीमित होते हैं। और आप क्या करते हैं कि जो भी साधन होते हैं उनके वैकल्पिक प्रयोग भी होते हैं। तो आप ये देखते हैं कि जो है मैं अपने मेरे पास जो साधन है सबसे पहले उनका प्रयोग जो है हम किस आवश्यकता को संतुष्ट करने में करें, या हमारे पास जो उत्पादन के साधन है सबसे पहले हम उससे क्या उत्पादित करें, या हमारे पास जो भी साधन है हम उससे सबसे पहले क्या खरीदें। या जैसे बिजली है, तो अब यहाँ पर वैकल्पिक समस्या उत्पन्न, संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग की समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि यहाँ पर बिजली का प्रयोग जो है हम कई उपयोगों में कर सकते हैं। हम कूलर चलाने के लिए, एसी चलाने के लिए, कोई उत्पादन कार्य करने के लिए, फैक्ट्री चलाने के लिए, समरसीबल पंप चलाने के लिए, पंखे चलाने के लिए, टीवी चलाने के लिए कर सकते हैं। तो हमें ये चुनाव करना पड़ता है कि सबसे पहले जो है हम जो है ये जो मेरे पास साधन है उसका प्रयोग हम किस में करें जिसमें ज़्यादा लाभदायक है। अब आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि संसाधनों की मुख्य विशेषता होती है। संसाधनों की मुख्य विशेषता क्या होती है? हमारी आवश्यकताओं की तुलना में वे दुर्लभ हैं, हमारी आवश्यकताओं की तुलना में वे दुर्लभ हैं, और बी है उनके वैकल्पिक प्रयोग हैं, और सी है ए तथा बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यदि जो है इसके प्रीवियस क्वेश्चन के आंसर को आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको इसका उत्तर मिल गया होगा। देखिए संसाधनों की विशेषताएं क्या हैं? संसाधनों की विशेषताएं हैं कि हमारी आवश्यकताओं की तुलना में वे दुर्लभ है, ये भी सही है, उनके वैकल्पिक प्रयोग हैं, ये भी सही है। तो इसमें ए और बी दोनों सही है। मैंने अभी भी बताया कि हमारी जो संसाधन होते हैं वो हमारी आवश्यकताओं की तुलना में दुर्लभ अर्थात कम होते हैं। हमारे पास साधन सीमित होते हैं और हमारी आवश्यकताएं अनंत होती हैं, और उनके प्रयोग वैकल्पिक प्रयोग भी हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी बिजली का प्रयोग बताया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय आवश्यकताओं के संतुष्ट करने के लिए संसाधन,
मानवीय आवश्यकताओं के को संतुष्ट करने के लिए संसाधन सीमित होते हैं, कि संसाधन असीमित होते हैं, कि शून्य कीमत पर उपलब्ध होते हैं, और इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो फ्रेंड्स, मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए जो संसाधन हैं वो क्या होते हैं, वो सीमित होते हैं। मैंने अभी भी बताया कि सीमित संसाधन और असीमित आवश्यकताओं के कारण जिनके वैकल्पिक सीमित संसाधन जिनके वैकल्पिक प्रयोग हो सकते हैं, और असीमित आवश्यकताओं के कारण जो है आर्थिक समस्या जन्म लेती है, जिससे अर्थशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता उत्पन्न होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एमआरटी स्थिर होती है तथा 1 के बराबर है तो पीपीसी होगा। अगर जब एमआरटी स्थिर है तथा 1 के बराबर है तो पीपीसी होगा। नीचे की ओर ढलान वाला एक उन्नतोदर व एक क्षैतिज रेखा। अगर नीचे को ढलान वाला उन्नतोदर बी है एक क्षैतिज सीधी रेखा, सी है मूल बिंदु से समान दूरी पर एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष दोनों को काटता हुआ नीचे की ओर ढलान वाला एक सीधी रेखा, और डी है नीचे की ओर ढलान वाला एक नतोदर। फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा सी। जब एमआरटी स्थिर है तथा 1 के बराबर है तो पीपीसी जो है मूल बिंदु से समान दूरी पर एक्स तथा वाई अक्ष दोनों को काटता हुआ नीचे की ओर ढलान वाला एक सीधी रेखा। इसमें जो है ये इस तरह होता है, देखिए इस तरह होगा। मूल बिंदु से समान दूरी पर एक्स तथा वाई अक्ष दोनों को, एक्स अक्ष देखिए यहाँ पर जो है ये एक्स अक्ष है, देखिए ये ओ एक्स और ये वाई है, ठीक है। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों को काटता हुआ और नीचे की ओर ढलान एक सीधी रेखा के रूप में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपांतरण वक्र का आकार परिवर्तित होता है। रूपांतरण वक्र का आकार परिवर्तित होता है औसत लागत के कारण, कुल लागत के कारण, सी है सीमांत औसत लागत के कारण, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो रूपांतरण वक्र का आकार जो होता है वह परिवर्तित होता है सीमांत औसत लागत के कारण। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अभी बहुत इस प्रश्न से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न बचे हुए हैं। इसमें हम केवल 25 क्वेश्चन को लेते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसमें और कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेंगे जो कि लेसन से रिलेटेड हैं और जिनके परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। यदि आप सारे वीडियोस को देख लेते हैं तो इस फर्स्ट लेसन के से या इस वीडियो से बाहर जो है कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू।